क्या अनदर अटेम्प्ट की तरह इसको देखें, लेकिन प्लानिंग ना करके तो बिल्कुल भी कुछ नहीं होता, ये भी जान लो। लास्ट के मोमेंट में नया सिलेबस पढ़ने का कोई फायदा नहीं। आखिरी तक वीडियो को देखिएगा जरूर। तो बहुत सारे बच्चे जेई मेन 1 के एग्जाम दे चुके हैं। कुछ के खराब मार्क्स आए, कुछ के मीडियम मार्क्स आए, कुछ के बहुत अच्छे मार्क्स आए। मेरा मानना यह है कि आपको इन मार्क्स पे फोकस करने के बजाय आगे की स्ट्रैटेजी पर ध्यान देना चाहिए। स्ट्रैटेजी जाहिर सी बात है क्या होनी चाहिए, इस पर हम बहुत उलझे हुए रहते हैं, बहुत कंफ्यूज्ड रहते हैं। इसी कारण से मेरे पास बहुत सारे स्टूडेंट्स के कॉल आए, बहुत सारे स्टूडेंट्स का मैसेज आया। कुछ लोगों ने कहा सर एक बातचीत सेशन ले आइए, कुछ लोगों ने कहा सर अब क्या करें ये बता दीजिए। तो मैंने कहा क्यों ना जेई मेन सेशन 2 के बारे में कुछ चर्चा कर लूं आप लोग के साथ। और इसी चर्चा में मैं ये भी बता दूंगा कि आपको अगर आप 12th में हो तो आपको क्या करना चाहिए, और अगर आप 13th में हो, मतलब आप नेक्स्ट अटेम्प्ट देने जा रहे हो, तो आपको क्या करना चाहिए। सारी बातें इवन एडवांस तक की प्रिपरेशन भी मैं इस वीडियो के तहत आप तक पहुंचाने जा रहा हूं। आखिरी तक वीडियो को देखिएगा जरूर, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चीजें यहाँ डिस्कस करने जा रहा हूँ। फटाफट फटाफट सारी चीजों को वाइंड अप करूंगा। शुरुआत करते हैं। सबसे पहली चीज, क्या विजन रहना चाहिए और क्या स्ट्रैटेजी रहनी चाहिए, इन दोनों चीजों पर आज हम फोकस करेंगे इस वीडियो के तहत। फिलहाल सबसे पहली चीज, क्या क्या चीजें जेई मेन सेशन 2 अप्रैल के लिए, हम विजन क्या होना चाहिए, हम इस बारे में बात करते हैं। तो विजन होना चाहिए जेई मेन अप्रैल 2 हमारे लिए गेटवे है एडवांस का, द ब्रिज टू जेई एडवांस। जेई एडवांस जाने के लिए ये ब्रिज है। मतलब हम ऐसे नहीं सोच सकते कि जेई एडवांस अलग प्रिपरेशन करेंगे और जेई मेन 2 अलग प्रिपेयर करेंगे। इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा, ठीक। अगले पॉइंट पर आते हैं। अगला पॉइंट ये है कि आखिरकार हम क्या अनदर अटेम्प्ट की तरह इसको देखें या फिर एडवांस का बेस बनाएं। तो जाहिर सी बात है, अगर आप अनदर अटेम्प्ट सोच के चल रहे हैं तो बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। इवन आपके मार्क्स मीडियम हैं तो भी मैं ये बोलूंगा जेई मेन 2, इवन खराब मार्क्स भी है तो भी आप जेई मेन 2 को ये सोच के प्रिपेयर करिए कि आप एडवांस का बेस स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं। कारण क्या है, जेई मेन 1 में आपको रिवीजन करने का उतना टाइम नहीं मिल पाया था जितना जेई मेन 2 के लिए मिल पाएगा। तो यहां संभावनाएं हैं कि हम सरफेस सरफेस पे ना पढ़ करके हम डेप्थ में भी थोड़ा जा सकते हैं, ताकि हमारा एडवांस भी अच्छा हो जाए। और एक और बात है, मान लो जेई मेन 2 अटेम्प्ट और टफ आ गया तो हम उसके लिए भी प्रिपेयर होकर के रहेंगे। इस कारण से हम इस बात को समझना पड़ेगा कि इसको एडवांस के बेस की तरह प्रिपेयर करेंगे। तो जेई सेकेंड अटेम्प्ट आपके लिए ऑप्शनल नहीं है, इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक। आगे बढ़ते हैं। ये प्लान जो मैं बताने जा रहा हूं वो किसके किसके लिए है, तो बोर्ड स्टूडेंट्स के लिए भी काम करेगा, ये ड्रॉपर्स के लिए भी काम करेगा। मतलब जो बच्चे 12th में हैं, बोर्ड देने जा रहे हैं, उनके लिए भी, जो ड्रॉपर हैं, ड्रॉपर का मतलब जो 13th में जिनको बोर्ड नहीं देना, दोनों के लिए मैं प्लान आज डिस्कस करने जा रहा हूं। गोल सेम है लेकिन स्ट्रैटेजी दोनों की डिफरेंट होगी। प्लानिंग जो है नॉन निगोशिएबल, यहां पर इसका क्या मतलब है, इसका मतलब यह है कि प्लानिंग सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे बड़ा हिस्सा होती है आपके किसी भी काम को करने की। लोग कहते हैं कि सब प्लानिंग करके कुछ होता तो है नहीं, बात सही है, लेकिन प्लानिंग ना करके तो बिल्कुल भी कुछ नहीं होता, ये भी जान लो। प्लानिंग करें, कैसे करें सर, वो मैं बताऊंगा, लेकिन प्लानिंग करना जरूरी है। मतलब आप ये जरूर सोचे कि आपके बोर्ड के एग्जाम में फिजिक्स 20 को है, केमिस्ट्री 28 को है, तो आप फिजिक्स 20 तक क्या क्या कर लेंगे, 28 तक क्या क्या करना है। इस मोटी मोटी प्लानिंग के बाद फिर आप इस प्लानिंग को छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड करेंगे। कैसे कैसे छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड करेंगे, मतलब मैं इस एक हफ्ते में क्या करूंगा, या अगले 10 दिन में क्या करने वाला हूं, या अगले, उसके बाद फिर उसको और छोटे हिस्से में डिवाइड करो, मैं आज क्या करने वाला हूं, और छोटे हिस्से में डिवाइड करो कि मैं अगले 1 घंटे में क्या करने जा रहा हूं। कुछ लोगों के साथ ये प्रॉब्लम होगी कि अगर वो पूरे एक दिन की बात डिसाइड सोचते हैं कि आज मैं क्या करूंगा, तो उनका जोश ठंडा हो जाता है और कहते हैं सर मोटिवेशन कम हो जाता है, क्या करें। तो ध्यान रख लेना, मोटिवेशन कम आपका नहीं, सबका होता है, दुनिया में आप अकेले नहीं हो। 100% लोग, 99 में 100% लोग में 100% टाइम मोटिवेशन नहीं रहता। द ओनली थिंग जिससे आप मोटिवेट रह सकते हो वो है स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन। स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन भी सर फॉलो कहाँ हो पाता है, उसका भी तरीका बताता हूँ, बहुत छोटा सा तरीका बताता हूँ। आप जब भी आपको लगे कि आप जो है वो डिसिप्लिन में नहीं रह पा रहे हो, आप मोटिवेटेड नहीं रह पा रहे हो लंबे समय के लिए, तो एक काम करना, ये बात ध्यान से सुनना, विश्वास मानो आपका बहुत फायदा होगा जो अगली बात बताने जा रहा हूं। और वो ये कि आप एक काम करना, सिर्फ अगले 1 घंटे या 45 मिनट्स के छोटे टारगेट डिसाइड करना कि अगले 1 घंटे में मैं ये 15 क्वेश्चन अटेम्प्ट करूंगा, फिर अगले 1 घंटे में ये वाला 15 क्वेश्चन करूंगा, और इस टारगेट को फिनिश करने के बाद टिक मार्क एक्टिविटी करिएगा। टारगेट 1, दीज 15 क्वेश्चन, जब वो कंप्लीट करिएगा टिक मार्क करिएगा, थोड़ा सा रिलैक्स होइएगा, 5 से 10 मिनट आराम से
वॉक करके आइएगा, पानी पी करके आइएगा, अगले टारगेट की ओर जाइएगा। हो सकता है इस दौरान आपका मन ना करे, ये भी पॉसिबल है। बस एक ये 2 से 3 घंटे फोर्सफुल ये काम करिएगा कि यार ऐसे समझ लो कि ये 1 घंटे ना मतलब ये 15 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना मुश्किल में करना पड़ रहा है, परेशानी में करना पड़ रहा है, करना है। इसको करने के बाद देखी जाएगी। उसके बाद फिर अगले 15 क्वेश्चन, उसके बाद ऐसा आपने अगर 2 से 3 घंटे तक लगातार टारगेट अचीव किए, टिक मार्क एक्टिविटी करी, विश्वास मानिए आपके पास मोटिवेशन नहीं होगा तो भी आ जाएगा। ये है डिसिप्लिन के फायदे बहुत ज्यादा। अगर आप लगातार हैमर करते जा रहे हो चीजों को तो ऑटोमेटिकली मोटिवेशन आना शुरू हो जाता है। जब आपको ये दिखता है कि आपका प्लान कामयाब हो रहा है, जब भी हमें प्लान की कामयाबी दिखती है ना तो हमें बहुत फायदा होता है। ध्यान रखिएगा, तो प्लान बहुत जरूरी है, प्लान नहीं है तो कोई रैंक नहीं है, मत सोचेगा। अब आते हैं बोर्ड स्टूडेंट्स की स्ट्रैटेजी के बारे में। क्या है बोर्ड स्टूडेंट की स्ट्रैटेजी? मोटी मोटी बात तो बता दी है मैंने कि कैसे मेंटेन करें मोटिवेशन को। अब मैं बोर्ड के लिए बता देता हूं। बेसिकली लाइट जेई वर्जन है बोर्ड की प्रिपरेशन आपके लिए। लाइट जेई वर्जन का मतलब क्या मैं कहना चाह रहा हूं, मैं जरा ढंग से बताता हूं। ड्यूरिंग द बोर्ड ड्यूरिंग द बोर्ड आपको जेई की प्रिपरेशन करनी है बोर्ड के साथ। तो लाइट जेई का प्रिपरेशन का मतलब यह है कि आपको बोर्ड के लिए भी समय देना पड़ेगा, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं। एनसीईआरटी पढ़िए, एनसीईआरटी पढ़ने के बाद जेई के पीवाईक्यू जरूर करिए और साथ ही साथ बोर्ड के पीवाईक्यू और करिए। और विश्वास मानिए जितने समय में आप ये बोर्ड के पीवाईक्यू कर रहे हैं यही वो एक्स्ट्रा समय है जो आप बोर्ड के लिए दे रहे हैं। अदरवाइज एक्चुअल में आप सारा समय जेई मेन और एडवांस के लिए दे रहे हैं, विश्वास मानिए आप। ठीक, तो मेरी बात जो मैंने आपको बताई है ध्यान रखिएगा। एनसीईआरटी पढ़ने का मतलब है जेई एडवांस की प्रिपरेशन कर रहा है, उसको करने के बाद थ्योरी आपने रिवाइज कर ली है, जेई एडवांस के पीवाईक्यू, मेंस के पीवाईक्यू और बोर्ड के भी लंबे क्वेश्चंस जो होते हैं उनका पुराने आए हुए क्वेश्चंस को लिखना है। और अगर आपको टॉपर रिटर्न वो आंसर्स मिल जाएं तो वो भी देखना है कि टॉपर ने कैसे लिखा है। आजकल तो आपको पता ही है हर जगह वो अवेलेबल है मार्केट में, तो पता करिए अगर आपको नहीं पता है। जैसे ही बोर्ड आपका खत्म हो फुल थ्रॉटल पे आ जाइए, पूरी जान लगा दीजिए। एक और बात, आप ड्यूरिंग द बोर्ड 12th पर फोकस ज्यादा करेंगे, ना चाहते हुए भी करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आप एनसीईआरटी 12th की पहले फोकस करेंगे, आपके बोर्ड में 12th आता है, 11th नहीं आता। तो कोई बात नहीं, जैसे ही बोर्ड खत्म होता है आपने जो 12th को समय दिया है वो मोस्ट ऑफ द समय अब आप 11th को देने वाले हैं। और जो थोड़ा समय है वो 12th को देना बंद नहीं करेंगे, कम देंगे, लेकिन 12th को रिवीजन के लिए समय देंगे। 12th में थोड़ा सा एक स्टेप अप जाएंगे और 11th में बेसिक से लेकर के एक स्टेप अप तक जाएंगे। वो ये कम समय में, ये ज्यादा समय में हमें स्ट्रेटजी बनानी होगी। इस तरीके से आपको प्लान करना है। ठीक, आगे बात करते हैं। एनसीईआरटी के बारे में मैंने बता ही दिया। एनसीईआरटी करनी है, पीवाईक्यूज करने हैं। पीवाईक्यूज करोगे तो कॉन्सेप्ट की डेप्थ में जाओगे। कैसे पीवाईक्यूज करने हैं आज मैं ये भी बताऊंगा। कई लोग बच्चे पूछते हैं सर ये पीवाईक्यूज कैसे करें, सब बताने वाला हूं, निश्चिंत रहना। ड्रॉपर्स का बारे में बता दूं। ड्रॉपर के बारे में एक चीज होता है कि अभी वक्त है, अभी वक्त है, ये इससे बाहर निकलना पड़ेगा, है ना। ड्रॉपर्स के साथ ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है? अभी टाइम है, अब ओवर हो गया, अब नहीं टाइम है, विश्वास मानिए। खत्म 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 खत्म। अब आपके पास टाइम नहीं है। सबसे पहले आपको इस चीज से बाहर निकलना, और बाहर निकलने के लिए मैंने आपको स्ट्रेटजी बताई है। 1 घंटे का प्लान, आराम से 10 मिनट मौज करो, अगले 1 घंटे का प्लान, 10 मिनट मौज, अगले 1 घंटे का प्लान। ये लगातार आपको 3 अटेम्प्ट जबरदस्ती बैठ के करने हैं, उसके बाद टिक मार्क एक्टिविटी करनी है। आप विश्वास मानिए आपके टारगेट अचीव होंगे, आपका पढ़ने में मन लगेगा। अब एडवांस के साथ अलाइनमेंट कैसे रखना है इस बारे में चर्चा करेंगे। हालांकि थोड़ी बात बता दी है कैसे, वो मैंने बताना चाहता हूं कि वन होता क्या है यहां पर। जैसे मैं 11th की बात करूं, 11th के चैप्टर्स की बात करूं, तो हमें ऐसा लगता है कि हमें सब पढ़ना है, नया चैप्टर पढ़ना शुरू कर दिया। नहीं भाई, जहां पर एडवांस में एक चैप्टर अगर पढ़ रहे हो तो ढंग से करो, उसका फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग करो और एडवांस के पीवाईक्यूज करो। एडवांस प्रॉब्लम पहली चीज। ठीक, दूसरी चीज एक बात और है कि अगर आपने आज स्ट्रॉन्ग कर लिया, हो सकता है आपने पहले स्ट्रॉन्ग नहीं किया हो, लेकिन अगर आज स्ट्रॉन्ग कर लिया तो वो एडवांस के लिए बहुत फायदेमंद होने वाली चीज है। रिवीजन नए सिलेबस से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये बात मैं इसलिए बताता हूं, ध्यान से सुनना। मान लीजिए एक बच्चा है जिसके मार्क्स इस जेई मेन 1 में 70 आए, 40 आए, 50 आए, 30 आए, 70, 80 आए, कितने भी आए। अब
उस बच्चे के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं एक बात बताता हूँ, आपको क्या करना है, आपको बहुत सिंपल सी बात ध्यान रखनी है, चाहे वो जेईई मेन हो, चाहे वो जेईई एडवांस हो, विश्वास मानिए आप दोनों निकाल सकते हो सकता है आप लटक जाओ, लास्ट रैंक आए, लेकिन विश्वास मानो आप जेईई एडवांस अभी भी निकाल सकते हो, ठीक? कारण है, कारण है, कारण ये है कि सब बच्चे जिनके 40 या 75 मार्क्स आते हैं या 78 मार्क्स आते हैं, जितने भी आते हैं 70 80 90 जितने भी आते हैं, ये एक्चुअल में हो सकता है कि वो उस लायक ना हो सकता है उनके जब वो प्रीवियस ईयर पेपर्स कर रहे थे तब उनके 150 160 आ रहे थे, लेकिन इस पेपर में जब वो रियल जेईई मेन वन देने गए उनके उतने अच्छे मार्क्स नहीं आए। खासकर ये बच्चे अभी भी जेईई एडवांस क्वालिफाई कर सकते हैं, लेकिन बस ध्यान इस बात का रखना है कि पूरे सिलेबस पे नहीं फोकस करना है। मोस्ट डुएबल जो सबसे ज्यादा आता भी है, मोस्ट जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा रिपीट होती है और सबसे ज्यादा करने लायक होता है, जैसे मैं बात करता हूं फिजिक्स में तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स आता भी है और डुएबल भी होता है, ऐसे चैप्टर्स को पकड़े, फिजिक्स में भी, केमिस्ट्री में भी, मैथ्स में भी। जो आपका स्ट्रॉन्ग है उसको उठा ले। फिजिक्स या केमिस्ट्री में एक स्ट्रॉन्ग रखेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि मैथ्स का कोई भरोसा नहीं, कोई धर्म ईमान नहीं है, कुछ भी आ सकती है, कैसी भी टफ आ सकती है। तो उस एक सब्जेक्ट को अच्छी पकड़ रखें, उसके सारे सब्जेक्ट जिसने आपने जिसके सारे चैप्टर कर रखे हैं उसको तो पढ़ें, लेकिन दूसरा चैप्टर फॉर एग्जांपल आपका केमिस्ट्री स्ट्रांग है तो फिजिक्स में सब मत करें, लेकिन जो करें वो सॉलिड करें, रिवीजन बहुत सॉलिड होना चाहिए, नया सिलेबस पढ़ने से ज्यादा अच्छा है, ठीक है? आगे बात करते हैं, मतलब ऐड नहीं करना है, अपने आप को स्ट्रेंथन करना है, स्ट्रॉन्ग करना है, ऐड नहीं करने का समय है ये, ठीक? तो फंडामेंटल हिस्सा इतना है कि आपने जो 2 साल में पढ़ा है ना वही काम आने वाला है, लास्ट के मोमेंट में नया सिलेबस पढ़ने का कोई फायदा नहीं है। अब इस बात को भी दिमाग में बैठा ले, ठीक? नया का मतलब बिल्कुल नया मत पढ़े, थोड़ा बहुत नया पढ़ना पड़ रहा है ये सोच के कि मुझे कट ऑफ निकालना है किसी सब्जेक्ट में, तो नया जरूर पढ़ लें कट ऑफ निकालने के हिसाब से, ठीक? मान लीजिए आपका फिजिक्स बहुत अच्छा है, मैथ्स बहुत अच्छा है, केमिस्ट्री बहुत खराब है, आप कट ऑफ ही नहीं निकाल पा रहे, या मतलब बहुत खराब है, तो उसमें आप पढ़ सकते हो। उस केस में कट ऑफ ना निकाल, कट ऑफ निकालने का मतलब ये है कट ऑफ आप कि आप बहुत खराब ला रहे हैं, जीरो ला रहे हैं, ऐसा मत करो। उस केस में आप 1-2 चैप्टर कर लो, और करने पड़ेंगे क्योंकि आपको अगर बोर्ड देना है तो करना ही करना है, और आपने बोर्ड अगर दिया है, बोर्ड क्वालिफाई किया, तो इतनी खराब तो आपकी केमिस्ट्री हो भी नहीं सकती, ठीक? तो क्या अवॉइड करना है? नई बुक नहीं पढ़नी, रैंडम पीडीएफ आपको किसी ने भेज दिए नहीं लेने हैं, कोई बढ़िया पीडीएफ है जिस पे विश्वास है, आपके टीचर ने कहा है कि किए जा सकते हैं, वो आप लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक? यूट्यूब, जो ये एंडलेस यूट्यूब चल रहा है मार्केट में, 48 घंटे वन शॉट, पूरी फिजिक्स 36 घंटे में, अरे भाई विश्वास मानो, अब तो दिमाग खोलो, दिमाग की खिड़कियां खोलो, नहीं इससे कुछ होने वाला है। अब वो समय निकल गया, अब वो समय नहीं है कि आप वन शॉट वीडियो और पूरी फिजिक्स निपटा दी, प्लीज मत करो, रैंडम वीडियो मत देखो। हाँ, आपको लगता है कि कोई यूट्यूब में सीरीज थी जो आप पहले फॉलो कर रहे थे और उससे फायदा हो रहा था, हाँ उसको आप देख करके नोट्स बना सकते हैं, या पहले देखा है तो दोबारा देखने के लिए आप उसे रिवाइज कर सकते हो, लेकिन ऐसे ही नहीं बस देखना शुरू कर दिया और चलते चले जा रहे हैं, ठीक? खैर, क्या लिखा भाई? हाँ, दिस स्किल्स डेप्थ, मतलब ये सारे काम जो है ना डेप्थ इंक्रीज करने के लिए नहीं है, इस बात का ध्यान रखिएगा। एनसीईआरटी जाहिर सी बात है बोर्ड के लिए वेपन है आपके लिए, ठीक? और खासकर सेकेंड वॉल्यूम एनसीईआरटी, आंसर राइटिंग करिए, पीवाईक्यूज करिए, जैसा मैंने बताया था मैं दोबारा से बता रहा हूं, एक बात ध्यान रखिएगा, ड्रॉपर। अब यहां पर आते हैं ड्रॉपर, सर आपने हमारे लिए नहीं बताया, नहीं भैया, ड्रॉपर्स को भी एनसीईआरटी पढ़नी है, एटलीस्ट केमिस्ट्री की एनसीईआरटी जरूर पढ़ें, प्लीज इस बात का ध्यान रखें, केमिस्ट्री की एनसीईआरटी पूरी 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 पढ़नी है, वही 1-1 घंटे का टारगेट लेकर के जो बता रहा हूं, ठीक है? पूरी का मतलब अगेन वही, बिल्कुल नहीं पढ़ा छोड़ दो, लेकिन जो एटलीस्ट पढ़ चुके हो उनको पूरा पढ़ो, ठीक? आगे बढ़ते हैं, बोर्ड्स प्लस जेई कॉम्बो, राइटिंग लिखना है, उससे कॉन्सेप्ट स्ट्रांग होंगे, कॉन्सेप्ट स्ट्रांग करने के बाद पीवाईक्यू करने, पीवाईक्यू कैसे करने हैं मैं ये बताऊंगा, तो बार बार रिपीट कर रहा हूँ सेम चीज को, राइटिंग प्लस थिंकिंग, लिखते वक्त आपको समझना भी है उसी कॉन्सेप्ट को जो आपने जेई के दौरान पढ़ा था। अब आएंगे ड्रॉपर वाले स्टूडेंट, वो कहेंगे हम क्या करें, तो उनके लिए लिखा हुआ है, ड्रॉपर स्टूडेंट शुड यूज Feynman's टेक्निक एट दिस स्टेज यूजिंग देयर ओन नोट्स, जो भी उनके नोट्स थे उन पे वो फिनमैन टेक्निक अप्लाई करें। व्हाट इज फिनमैन टेक्निक? फिनमैन टेक्निक है कि अपने नोट्स को आपने एक पर्टिकुलर टॉपिक पढ़ा, एक छोटी सी डेफिनेशन पढ़ी, उससे रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स किए, तो अब आप टीचर बन करके उसको समझाएंगे।
मतलब ये मानेंगे कि आपके सामने 40 स्टूडेंट हैं और आप उस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट को समझाने जा रहे हैं, तो आप उस चीज को समझाएंगे। आप फटाफट 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 पढ़ाते जाएंगे पढ़ाते जाएंगे पढ़ाते जाएंगे। हाँ, ऐसा नहीं है कि आप नोट्स ना देखें, आप नोट्स देख सकते हैं, ऐसा इसमें कोई दिक्कत नहीं है। जैसे आपने कोई एग्जाम्पल लिया, सॉल्व एग्जाम्पल, तो आप उसे देख सकते हैं, लेकिन जब उसको समझाएंगे तो उसमें ये जरूर समझाएंगे कि आखिरकार यही मेथड क्यों है, उसकी एल्गोरिथम, ये कैसे सोचा, यही क्यों सोचा, ये सारी एक्सप्लेन करते हुए आप पूरे नोट्स को एक्सप्लेन करिए। दिस इज कॉल्ड फिनमैन टेक्निक, जो बोर्ड के स्टूडेंट्स को जो ड्रॉपर स्टूडेंट्स को करनी होगी। ठीक, आगे बढ़ते हैं। आगे की क्या चीज है, सिलेबस के प्रायोरिटी ऑर्डर देख लीजिए। फॉर 12th स्टूडेंट्स, क्लास 12 टेल बोर्ड्स, आफ्टर दैट मोर फोकस ऑन 11 सिलेबस। पहले बता चुका हूं, डिसाइड अकॉर्डिंग टू रिपीटिशन फ्रीक्वेंसी 11 प्लस 10। ड्रॉपर क्या करेंगे, रिपीटिशन फ्रीक्वेंसी। रिपीटिशन फ्रीक्वेंसी कैसे देखते हैं, कुछ नहीं, हम बता देंगे आपको। हमने जो डिकोडर सीरीज लाए थे उसमें हमने रिपीटिशन फ्रीक्वेंसी बताई थी। अब आपको क्या करना है, रिपीटिशन फ्रीक्वेंसी चैप्टर की देखनी है। इलेक्ट्रोस्टैट्स के क्वेश्चन ज्यादा आए हैं, रिपीट हुए हैं, या फिर मॉडर्न फिजिक्स के क्वेश्चन ज्यादा रिपीट हुए हैं, किसी और टॉपिक के ज्यादा, मतलब ये देखिए कि ऐसा कौन सा टॉपिक है जो श्योर शॉर्ट। तो रिपीटेशन फ्रीक्वेंसी हाई हो ड्रॉपर वाले, इस बात का ध्यान रखिए। पहले वो अटेम्प्ट, पहले वो पढ़ें, और उसमें भी वो पहले जो डुएबल हो, जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स अभी नाम लिया। ठीक, अब आते हैं बैकबोन चैप्टर्स का मतलब, फिर से जो बता रहा हूं, हाई फ्रीक्वेंसी ऑफ रिपीटिशन बट नॉट टू टफ। मतलब बहुत बार रिपीट होते हो लेकिन टफ ना हो। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं फिजिक्स के हिसाब से, रोटेशन रिपीट होता है, ऑप्टिक्स रिपीट होता है, लेकिन कई बार ऐसे क्वेश्चन आते हैं जो डुएबल ही नहीं होते हैं, गलत क्वेश्चन भी पूछे गए जे एडवांस में, आपने ध्यान दिया होगा। ठीक, अब बढ़ते हैं आगे। इसके अलावा रैंक्स मैंने लिखा है इसमें, दीज कैरी रैंक, क्योंकि मैंने अधिकतर जितने भी अच्छे बच्चे देखे हैं वो पेपर में वो क्वेश्चन सबसे पहले अटेम्प्ट करते हैं जो इस तरीके के होते हैं, मतलब जो डुएबल होते हैं, जो लगते हैं सिलेबस से बाहर के या फिर गलत गलत टाइप के पूछ दिए गए हैं, उनको वो अवॉइड करते हैं या लास्ट के लिए रखते हैं। इस कारण से मेरा सजेशन यही है कि अगर आपको बैकबोन स्ट्रॉन्ग करनी है तो हाई फ्रिक्वेंसी और डुएबल चैप्टर्स वो पहले स्ट्रॉन्ग करने होंगे। पीवाईक्यू कैसे करें, मैं काफी देर से कह रहा हूँ, पीवाईक्यू पीवाईक्यू पीवाईक्यू, आखिरकार पीवाईक्यू करने का तरीका क्या होना चाहिए, अब मैं वो बताने जा रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। मेन, पहले मेंस के करने, जे मेन, और फिर एडवांस के करने। ठीक, अब उसके बाद क्या कैसे करना है भाई, क्यों करना है, तो हिस्ट्री रिपीट होती है इस कारण से, तो करने का तरीका सुनिए। क्या क्या करेंगे, जेई मेन में कोशिश करिए 2021, 22, 23, 24, 25 ये कर लीजिए, और जेई एडवांस में कम से कम 10 साल के आप कर लें। ठीक, कैसे करें उसको जरा समझिएगा। 3 स्टेप का साइकिल होगा, 3 स्टेप होने चाहिए आपके पीवाईक्यू करने में। थिंक, पीवाईक्यू देखा, इसमें ये करेंगे, ये करेंगे, ये करेंगे, आंसर आएगा। समझ में आ गई बात, पहले नहीं सोच पा रहे हैं तो करने के बाद जरूर सोचे कि ये करेंगे, ये करेंगे, ये करेंगे। अब इसके अलावा क्या करना है, सॉल्व किया, सॉल्व करने के बाद वाई के आंसर ढूंढे, एल्गोरिथम, यही क्यों किया, ये लिख लीजिए कहीं पर। समझ में आया, ये जो जो आपने किया वही क्यों किया, आपको कैसे पता चला कि यही लगाना है, क्लियर। उसके बाद क्या करेंगे, उसका अल्टरनेट मेथड, क्या उसका कोई अल्टरनेट मेथड हो सकता है, अगर हो सकता है तो अगेन सॉल्व करिए, और नहीं हो सकता है तो कोई बात नहीं, छोड़ दीजिए, आगे बढ़ जाइए। ये है पीवाईक्यू सॉल्व करने की तरीका। ठीक, मॉक टेस्ट स्ट्रेटजी मैं बताता आया हूँ, फिर से बता देता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इसकी मदद से आप क्या करते हैं, स्टार्टिंग के फेज में आप स्लो चलिए। कई बच्चे कहते हैं कि सर मेरे से गलतियां बहुत होती हैं मल्टीपल करेक्ट क्वेश्चन में। स्टार्टिंग में स्लो करिए, खूब स्लो करिए, छूट रहा है छूट जाने दीजिए, पहले डुएबल वाले क्वेश्चन करिए लेकिन तरीके से करिए, स्लो करिए। मतलब जब ड्यूरिंग द प्रैक्टिस, मॉक टेस्ट की बात नहीं कर रहा हूँ, प्रैक्टिस के समय बहुत स्लो चलिए, और आखिरी के जो 20 दिन बचते हैं उनमें धीरे धीरे स्पीड बढ़ाना शुरू करिए। तो फायदा क्या होगा, पहले एक्यूरेसी बढ़ेगी, पहले एक्यूरेसी बढ़ेगी फिर स्पीड बढ़ेगी, हम दोनों पर कंट्रोल करके चलेंगे, वरना क्या है, हम घबराते रह जाएंगे। समझ में आ गई बात, मॉक ट्रेन थिंकिंग। ठीक, इसीलिए लिखा गया मॉक एनालिसिस का फ्लो। तो एनालिसिस से ग्रो होती है, एनालिसिस कैसे करते हैं, एनालिसिस करने का मतलब क्या होता है, हम हर क्वेश्चन में लिखते हैं गलत हुआ, गलत क्यों हुआ, गलत होने का रीजन लिखते हैं, ये एनालिसिस कहलाती है। मतलब मिस्टेक, मिस्टेक अगर पता चल गई तो उसका रीजन, मिस्टेक देखी उसका रीजन लिखा, उसको फिर इंप्रूव किया, मतलब उसको फिक्स किया। आज के बाद मैं डायरी में लिखा कि आज के बाद मैं ये काम कभी नहीं करूंगा, फिक्स करने के बाद
जो डायरी है वो एक कॉपी ऐसी है जो टेस्ट अगले टेस्ट के पहले आपको पढ़ के जानी है। इसे बोलते हैं फिक्स करना। फिक्स किया और इंप्रूवमेंट किया, यही इंप्रूवमेंट का तरीका है और कोई नहीं। ठीक। एक्यूरेसी ओवर अटेम्प्ट्स, जाहिर सी बात है कम करिए लेकिन बेहतर करिए। शुरुआत के दिनों में, बाद के दिनों में जैसे करते आए हैं वैसे करते जाइए। ठीक है बच्चों। तो डेली आपका जो टारगेट होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए वो मैं आपको फाइनली कंक्लूड कर देता हूं। फॉर्मूले, जो नॉन निगोशिएबल चीजें हैं, फॉर्मूले याद करने हैं, पीवाईक्यूज करने हैं। याद करिए, मैं हर बार बताता हूँ, एरर बुक बनानी है रात को सोने के पहले और हल्का सा रिवाइज करना। और एक और चीज जो मैं हर बच्चे को बोलता हूँ लेकिन बहुत सारी स्ट्रेटजी में मिस कर देता हूँ, इसलिए मैंने जान करके आज की स्ट्रेटजी में मैंने लिख रखा है कि प्लीज वॉक, आधा घंटे डेली वॉक करने का समय जरूर निकालिए। बिकॉज जेई की प्रिपरेशन का बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है आपकी हेल्थ, और सिर्फ डेली आधा घंटे वॉक से ही आप काफी बैलेंस बना के रखेंगे, अच्छा दिमाग चलेगा, तेजी से काम कर पाएंगे। तो ये 4 चीजें हैं जो नॉन निगेशिएबल हैं, आपको डेली करनी है बच्चों। ठीक है। अब सेशन 2 के लिए फाइनल रिहर्सल का टाइम है। प्रैक्टिस मैच से अब आप जा रहे हैं फाइनल मैच की ओर। तो बच्चा लोग, फिक्स हेयर विन देयर। ठीक है भाई। एक और चीज है जो जनरली बच्चे अपने आप को जज करते हैं, खासकर जेईई मेन 1 के मार्क्स से। ये मैं क्यों कह रहा हूं, मैंने इसका एक एग्जाम्पल भी लिया है, और वो एग्जाम्पल ये लिया है कि ऐसे कई बच्चे हैं मेरी नजरों में जो लगातार लगातार मॉक टेस्ट में करीब 140, 150, इवन 170 मार्क्स भी ला रहे थे, और अभी जब जेईई मेन में दिया तो पैनिक होने के कारण या किसी भी कारण से उनके मार्क्स 50 आ गए, किसी के 70 आए, किसी के 80 आ गए। ऐसे बच्चों के लिए मेरा मानना यह है कि प्लीज अपने पोटेंशियल को अपने स्कोर से जज ना करें, एक स्कोर से, मल्टीपल स्कोर से जज कर सकते हैं। तो आप वो ध्यान रखें कि आपने इतने दिनों से जो इतने सारे मॉक टेस्ट दिए थे और ईमानदारी से दिए थे, सबसे पहली बात यह है कि चीटिंग से दिए थे तो कुछ नहीं कर सकते, लेकिन ईमानदारी से दे रहे थे, आपके 140, 150, 160 कंसिस्टेंटली आ रहे थे, तो उस जाहिर सी बात है ये स्कोर आपका पोटेंशियल नहीं बताता है बच्चों। समझ में आ गई बात? ठीक। तो इस पे ध्यान नहीं देना है आपको। पहला गलत हुआ कोई बात नहीं, दूसरा अटेम्प्ट भी गलत हो सकता है, तीसरा भी हो सकता है। मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूं कि आपने एक असफलता देखी तो उससे आप अपने आप को नहीं चेक कर सकते। रैंक भी आपको नहीं डिसाइड करती आपका पोटेंशियल, हमेशा ध्यान रखिए। मैं ये सिर्फ बात लिखी हुई बातों से नहीं कह रहा हूं, मैंने अपनी लाइफ में बहुत ऐसे एग्जाम्पल देखे हैं। ड्यूरिंग द क्लास बच्चे इतने शानदार, थ्रू आउट द ईयर बहुत अच्छे, लेकिन वो 3 टेस्ट में खराब चले गए। लेकिन फिर वही बात, लाइफ में आगे उन्होंने इतनी बड़ी सफलता पाई जो नॉर्मल आईआईटी नहीं पा पाता। मेरे 22 साल 23 साल के कैरियर में ऐसे अनेकों एग्जाम्पल्स रहे हैं जो ये बात को प्रूफ करते हैं कि एक स्कूल किसी भी बच्चे का पोटेंशियल चेक नहीं करता है। बच्चों, अप्रैल डिसाइड्स योर एडवांस्ड रेडीनेस। बेसिकली अप्रैल जो अटेम्प्ट है वो एडवांस के लिए है, एडवांस का गेटवे है, गेटवे टू एडवांस है। इस बात का ध्यान रखना है। इस बात को ध्यान रखते हुए मैं अपनी बात को खत्म कर रहा हूं। अगेन थैंक यू, ऑल दी बेस्ट। फोड़ देना, मचा देना, किसमें? मेहनत में। बाकी टेस्ट वेस्ट तो देते रहेंगे, तो मेहनत पूरी जम के करो, जितनी कर सकते हो उतनी करो। थैंक यू।